नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। जीएस मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। अब तक हमने महाजनपद भी पढ़े, वैदिक भी पढ़ा, हड़प्पा भी पढ़ा, ऐसे करके हमने कई टॉपिक कवर किए। आज हम गुप्त काल पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जैसे कि निबंध सीरीज में हम हर बात आपको समझाते हैं। प्रश्न वही लेते हैं जो अवश्यंभावी हमारे लिए हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती रहे। इसमें आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरी क्लास आपको इसमें देखनी रहेगी। उससे ये रहेगा, एक तो आपको बैठने की प्रैक्टिस बनेगी। मान लेते हैं क्लास 20 मिनट तक हमारी चलती है, तो 20 मिनट आपकी बैठने की प्रैक्टिस रहेगी। हर बात हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझाते हैं, अंदर की चीज़ें बताते हैं, जो कि आपके क्लियर होती जाएंगी। प्री में भी क्वेश्चन यहीं से तो आता है, प्री कहीं अलग से तो होता नहीं है। और हम इसमें गुप्त काल जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो गुप्त काल को हम पूरा कवर कर लेंगे। 2-3 प्रश्नों में ही पूरा गुप्त काल आपको हम पढ़ा देंगे, जिससे कि चाहे प्री का प्रश्न बने या मेंस का बने, आपको आसानी से आप कर लोगे। देखिए क्या होता है ना, कल कोई कह रहा था कि जो वहाँ प्रश्न आते हैं वो लगभग 200, 300, 400 वर्ड के आते हैं। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन हम यहाँ पर आपको ज़्यादा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा जब पढ़ोगे तो उसमें 200 शब्द निकाल लोगे ना, इसलिए आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको बाद में अभ्यास भी करना रहेगा। अभ्यास करेंगे तो ही चीज़ें हमारी अच्छी हो पाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि हम आज मेंस के लिए कौन कौन से प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा होने वाला है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या यह मौर्यकालीन प्रशासनिक की तुलना में अधिक विकेंद्रित था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, गुप्तकालीन समाज और संस्कृति में विज्ञान, गणित, कला तथा साहित्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय इतिहास के आगे के चरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? 3 प्रश्न हैं। इसमें हम पहले प्रश्न में क्या पढ़ेंगे, इनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को पढ़ लेंगे। दूसरे प्रश्न में हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की मौर्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से तुलना कर लेंगे। तीसरे प्रश्न में हम इनकी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं या जो इनका साहित्यिक योगदान है वो पढ़ लेंगे। तो 3 ही चीज़ें तो हैं गुप्त काल में। भाई स्वर्ण युग कहा जाता है, ये प्रश्न तो आना ही आना है। 3 ही चीज़ों तो हैं, 3 चीज़ों में हम सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर लेंगे। जीएस की मेंस आंसर राइटिंग सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, जिसको आप जरूर देखिए, हर एक क्लास देखा करिए। आपकी मेंस की तैयारी यहीं पर अच्छे से हो जाएगी। बाहर आप बहुत बहुत फीस देते हो इन चीज़ों के लिए, और इतने अच्छे से तैयारी तो कर नहीं होती है, आप भी जानते हो। जो आपकी निबंध सीरीज है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसको जरूर देखा करिए। आपका निबंध भी हम पूरा यहीं पर तैयार करा देंगे। यानी मेंस से संबंधित जो भी आपकी चीज़ें हैं हम आपको धीरे धीरे तैयार करा देंगे। स्टैटिक जीके के पोर्शन हम डाल रहे हैं, वो भी आप क्लास देख लिया करिए, आपके काम आएगी। कुल मिला के आप सब्सक्राइब कर लोगे तो सब इतने में ही हो जाएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है। इसमें प्रश्न लिखने से पहले हम थोड़ा एक भूमिका जरूर प्रश्न की लिखेंगे, सीधे हेडिंग नहीं डालेंगे। भूमिका लिखेंगे, उसके बाद भूमिका के बाद जैसी उसके प्रश्न की पूछा गया होगा, जो उसमें जानकारी देनी होगी वो लिखेंगे। भारतीय इतिहास में गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वह समय था जब भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समन्वय और सांस्कृतिक उत्कर्ष देखने को मिला। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और दर्शन की प्रगति ने इस युग को विशेष पहचान दी, किंतु साथ ही इसके कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी थी, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम राजनीतिक पहलू देखते हैं। मजबूत साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति उनके व्यापक विजय अभियानों को और दक्षकूट नीति दिखाता है। स्थिर प्रशासन था इनका, लंबे समय तक आंतरिक विद्रोह या बड़े विदेशी आक्रमण का अभाव रहा, इससे शांति और स्थिरता बनी रही। प्रशासनिक व्यवस्था,
गुप्त प्रशासन मौर्य काल की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत था। प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई थी। इनकी विदेशी नीति, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों को विजय कर उन्हें साम्राज्य का अधीनस्थ बनाया, जिससे भारत का राजनीतिक एकीकरण एक हद तक संभव हुआ। समालोचना, समालोचना मतलब होता है सकारात्मक आलोचना। गुप्त साम्राज्य उतना व्यापक नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य। सीमांत क्षेत्रों में प्रभाव सीमित था। गुप्त काल के अंत तक हूण आक्रमणों ने इसकी स्थिरता को चुनौती दी थी। आर्थिक पहलू पर देखते हैं। कृषि और भूमि व्यवस्था, गुप्त काल में कृषि समृद्ध थी। सिंचाई और भूमि उपज में सुधार हुआ। व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार फल फूल रहा था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध रहे। मुद्राएं, गुप्त सम्राटों ने सोने की उत्कृष्ट मुद्राएं जारी की, जिससे आर्थिक समृद्धि और शिल्प कला दोनों झलकती हैं। कर व्यवस्था, भूमि से कर वसूली प्रमुख स्रोत था। समालोचना इस चीज की देखते हैं। हर चीज में हम समालोचना इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको वहां लिखना रहेगा। इसमें हालांकि ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं जिससे आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाए। गुप्त काल के उत्तरार्ध में विदेशी व्यापार कमजोर पड़ा। भूमिदान की प्रथा से राजस्व घटा और सामंती प्रवृत्ति मजबूत हुई। शहरी जीवन धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। सामाजिक क्षेत्र क्या है? वर्ण व्यवस्था, गुप्त काल में वर्ण और जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध बढ़े। महिलाओं की स्थिति, प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति और सांस्कृतिक सहभागिता बनी रही, परंतु धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। धार्मिक स्थिति, गुप्त शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के, किंतु बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता बनी रही, जिससे विविधता में एकता का भाव दिखा। इसकी समालोचना समझते हैं। जाति आधारित असमानता और सामाजिक भेदभाव गहराया। अस्पृश्यता और कर्मकांड बढ़ते हैं। स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी आती है। सांस्कृतिक पहलू देखते हैं। साहित्य, कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार इसी काल में हुए। उनकी रचनाएं साहित्य, संस्कृत साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र और गणित को नई दिशा दी। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। कला और स्थापत्य, अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रकला, सांची और सारनाथ के स्तूप तथा मंदिर स्थापत्य गुप्त कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। शिक्षा, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा के केंद्र पर बने। इसकी समालोचना देखते हैं। गुप्तकालीन संस्कृति पर उच्च वर्ग का प्रभुत्व रहा। संस्कृत साहित्य की अधिकता से स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला में धार्मिक आग्रह प्रमुख रहा। तो इस प्रकार यह हमारा प्रश्न पूरा होता है, जिसमें हर एक में हमने समालोचना दे दी है। यदि आपके प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको लिखनी रहेगी। ऐसे ही निबंध सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें भी हम एक एक निबंध समझाते हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको निबंध भी बराबर मिलते रहें। अगला प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या यह मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में अधिक विकेंद्रित था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें गुप्त और मौर्य की तुलना करनी है। भारतीय प्रशासनिक इतिहास में गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी का विशेष महत्व है। यह काल मौर्यकालीन केंद्रीकृत शासन से भिन्न एक ऐसी प्रणाली का परिचायक है जिसमें शासकीय नियंत्रण तो रहा, परंतु स्थानीय प्रशासन को अधिक स्वतंत्रता दी गई। गुप्त प्रशासन को सामान्यतः मध्य केंद्रीकरण कहा जाता है। इस उत्तर में हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और मौर्यकालीन प्रशासन से इसकी हम तुलना करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, गुप्त प्रशासन जो है मध्यम केंद्रीकरण कहा जाता है। मौर्य प्रशासन बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। कैसे था समझते हैं। पहले हम गुप्त प्रशासन की विशेषता देखते हैं। राजसत्ता और सम्राट की भूमिका। गुप्तकालीन सम्राट को प्रायः परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसे उपाधियों से संबोधित किया गया। सम्राट सर्वोच्च शासक था, परंतु वास्तविक शासन कई स्तरों पर अधिकारियों और सामंतों द्वारा
संचालित होता था। सम्राट धार्मिक वैधता और देवी अधिकार के आधार पर शासन करता था। इनकी मंत्रिपरिषद क्या थी? राजा को मंत्रिपरिषद से सलाह मिलती थी। इसमें प्रमुख पदों में संधि विग्राहक विदेश मंत्री, महादंडनायक सेनापति और महाबलाधिकारी आदि शामिल थे। इनकी पूरी शब्दावली हम आपको समझाएंगे। मौर्यों की शब्दावली हमने पूरा एक क्लास डाल दिया है उस पर बना के, आप वो देख लीजिएगा। परिषद की भूमिका परामर्श तक सीमित थी, अंतिम निर्णय सम्राट का होता था। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को विभिन्न भुक्तियों यानी प्रांत में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भुक्ति यानी प्रांत का प्रशासक उपरिक महादंडनायक देखता था। प्रांतों के आगे विषय यानी जिले, फिर ग्राम यानी गांव में बांटा गया था। स्थानीय प्रशासन कैसा था? विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति था। गांव प्रशासन ग्राम भोजक या ग्रामाध्यक्ष के हाथों में था। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक स्वतंत्रता अधिक थी। गांव अपने कर, सिंचाई और सामाजिक मामलों का समाधान स्वयं करते थे। फिर आता है सैन्य संगठन। गुप्तकालीन शासन शक्तिशाली सेना रखते थे ये शासक। विशेषकर घुड़सवार और हाथियों का प्रयोग हुआ। सैनिकों को स्थायी वेतन के बजाय भूमि अनुदान देने की प्रथा विकसित हुई। न्याय व्यवस्था देखते हैं। न्याय का अंतिम स्रोत राजा था। दंड व्यवस्था अपेक्षाकृत कठोर थी। धर्मशास्त्रों और प्रचलित सामाजिक नियमों के आधार पर न्याय दिया जाता था। कर एवं राजस्व, भूमि से कर प्रमुख आय का स्रोत था। सिंचाई, व्यापार और कुटीर उद्योगों से भी कर वसूले जाते थे। भूमि दान की प्रथा व्यापक थी, जिसके कारण राजस्व धीरे धीरे कमजोर हुआ। गुप्तकालीन प्रशासन की विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति। प्रांतीय स्वायत्ता, भुक्त, विषय और ग्राम स्तर पर अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार थे। ग्राम प्रशासन की मजबूती, गांव आत्मनिर्भर इकाई बन गए थे। सामंतवाद का उदय, यानी भूमि दान के माध्यम से सामंतों और ब्राह्मणों को प्रशासनिक व आर्थिक अधिकार मिलते गए। कर संग्रह का अधिकार, स्थानीय स्तर पर कर वसूली और न्यायिक गांव के अधिकारियों को प्राप्त थे। अब हम मौर्य प्रशासन देखते हैं। मौर्य काल, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन, सम्राट के अधीन केंद्रीकृत नौकरशाही, गुप्तचर तंत्र और विस्तृत कर व्यवस्था। गुप्त काल में क्या था? विकेंद्रीकृत प्रवृत्ति, स्थानीय इकाइयों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता। प्रशासनिक संरचना में क्या है? मौर्य काल में महामात्र, आमात्र और गुप्तचर जैसी विस्तृत नौकरशाही थी। गुप्त काल में प्रशासनिक पद कम थे, अधिकारी सीमित शक्तियों के साथ कार्यरत थे। कर के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में कर संग्रह राज्य के पूर्ण नियंत्रण में था। गुप्त काल में भूमिदान प्रथा और सामंती प्रवृत्तियों के कारण राजस्व का बड़ा भाग स्थानीय स्तर पर ही रुक जाता था। न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय धर्मशास्त्र और राजाज्ञा दोनों पर आधारित था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। गुप्त काल में ब्राह्मणों और स्थानीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ गया। गुप्त प्रशासन की सीमाएं क्या थी? राजस्व आधार का कमजोर होना, सामंती प्रवृत्ति और स्थानीय शक्तियों का बढ़ना। प्रशासनिक नियंत्रण की कमी, साम्राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ। हूण आक्रमणों का प्रभावी प्रतिरोध करने में प्रशासन विफल रहा। तो इस प्रकार हमने गुप्त और मौर्य की तुलना भी की है। दोनों के हमने प्रशासन में देखा। अच्छा, मौर्यों की हमने शब्दावली डाल दी, आप उसको देख लीजिएगा। गुप्त की शब्दावली हम जल्दी ही डाल देंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति में विशेष विज्ञान, गणित, कला तथा साहित्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय इतिहास के आगे के चरणों में इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसमें हमने संस्कृति पढ़ना है और हमें इसमें यह पढ़ना है जो उस समय विषयों की खोज या विषयों पर काम हुआ है उसके बारे में, और हमें उसको आधुनिक समाज से तुलना कर देनी है। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी को भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में साहित्य, कला, विज्ञान, गणित में अद्वितीय प्रगति हुई। इस कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस उत्तर में हम गुप्त समाज और संस्कृति में हुए प्रमुख योगदानों का अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे इनका आगे के भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको लिखनी नहीं है, ये बात आपको लिखनी नहीं, बस क्या है, आपको यहाँ तक लिखना है। बस इस उत्तर में हम क्या क्या देखेंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग पूरी क्लास नहीं देखते हैं तो थोड़ा तो हिंट देनी पड़ती है ना कि उनको कैसे समझाएं भाई।
गुप्तकालीन समाज की झलक पहले देखते हैं। वर्ण व्यवस्था। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में गठित था, किंतु जातियां और उपजातियां बढ़ गई थी। वर्ण तो 4 ही थे, लेकिन उपजातियां बढ़ गई थी। धार्मिक स्थिति। हिंदू धर्म को विशेष संरक्षण मिला। वैष्णव और शैव संप्रदायों का विस्तार हुआ, साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के भी विद्यमान रहे। महिलाओं की स्थिति क्या थी? उच्च वर्ग में शिक्षित और सुसंस्कृत महिलाएं थीं, किंतु सामान्यतः उनकी स्वतंत्रता जो है वो सीमित थी। सामाजिक जीवन। उत्सव, मेलों और धार्मिक अनुष्ठानों से समाज में सक्रियता और सांस्कृतिक चेतना बनी रही। थक जाते हैं हम। गुप्तकालीन साहित्य क्या है? संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष। संस्कृत इस युग की प्रमुख भाषा बनी। कालिदास, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। इनकी रचनाएं क्या थी? अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश, ये आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। प्रबंध और गद्य। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र जैसी रचनाओं ने नीति, शिक्षण और कथा परंपरा को समृद्ध किया था। धर्मशास्त्र और पुराण। विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथ इसी काल में लिखे गए, जिन्होंने धार्मिक व सामाजिक जीवन को एक दिशा दी थी। संस्कृत साहित्य ने भारतीय संस्कृति को उन्नत किया, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा की। देखिए, जो बड़ी स्तर की भाषा थी वह तो संस्कृत थी, लेकिन छोटे स्तरों पर तो लोकल भाषाएं बोली जाती हैं। गुप्तकालीन विज्ञान। गणित के बारे में देखते हैं। आर्यभट्ट 476 ईस्वी। आर्यभट्टीय ग्रंथ में शून्य और दशमलव प्रणाली का वर्णन किया गया है। ग्रहों की गति और त्रिकोणमिति में योगदान। पाई का मान लगभग सही निकाला गया था। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्रग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। पृथ्वी को घूमने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सोचो, तब ये सब दे दिया गया था गुप्त काल में ही। ज्योतिष। बराहमिहिर ने बृहत संहिता में ग्रह, नक्षत्रों और मौसम विज्ञान का विस्तृत वर्णन दिया है। चिकित्सा। आयुर्वेद का विकास हुआ। चरक और सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। शल्य चिकित्सा। औषधि विज्ञान और निदान पद्धति में सुधार हुआ। प्रभाव क्या पड़ता है? गुप्तकालीन गणित और खगोल शास्त्र ने न केवल भारत बल्कि अरब जगत और यूरोप को भी प्रभावित किया। दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा वैश्विक गणित की नींव बनी। फिर हम देखते हैं गुप्त काल की कला और स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की नींव पड़ी थी। देवगढ़। देवगढ़ का विष्णु मंदिर, सांची और तिगवा के मंदिर इसके उदाहरण हैं। गर्भगृह, शिखर और मंडप की संरचना विकसित हुई थी। मूर्तिकला में क्या हुआ? सारनाथ और मथुरा की मूर्तियां इस काल की कला की उत्कर्ष को दर्शाती हैं। बुद्ध और विष्णु की मूर्तियां विशेष प्रसिद्ध हुई। गुप्त मूर्तियों में आध्यात्मिकता, सौम्यता और गहराई का समन्वय है। चित्रकला के क्षेत्र में देखते हैं। अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रकला गुप्त कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्रों में कोमलता, भावाभिव्यक्ति और रंगों का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। शिक्षा। गुप्तकालीन शिक्षा और ज्ञान केंद्र। विश्वविद्यालय। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए। विदेशी छात्र। चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से विदेशी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे। फिर विषय धर्मशास्त्र है, दर्शन है, गणित है, आयुर्वेद है, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। अब आगे के चरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? साहित्य पर प्रभाव। कालिदास और गुप्तकालीन काव्य शैली ने आगे की संस्कृत और प्रादेशिक भाषाओं को प्रेरित किया। विज्ञान और गणित। शून्य और दशमलव प्रणाली ने अरब गणितज्ञों के माध्यम से यूरोप को प्रभावित किया। कला और स्थापत्य। गुप्तकालीन मंदिर शैली ने बाद के नागर और द्रविड़ स्थापत्य को आधार दिया। शिक्षा परंपरा। नालंदा और विक्रमशिला की परंपरा ने बौद्ध शिक्षा को विश्व स्तर पर फैलाया। सामाजिक संरचना। जाति व्यवस्था की कठोरता और सामंती प्रवृत्तियां आगे भी बनी रहीं। फिर समालोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। गुप्तकालीन संस्कृति का केंद्र मुख्यतः उच्च वर्ग और दरबार रहा। साहित्य संस्कृत साहित्य के प्रभुत्व ने लोक भाषाओं की उपेक्षा की। जातिवाद और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट भी इसी काल में तेज हुई। विदेशी आक्रमण हूण ने इस सांस्कृतिक समृद्धि को धीरे धीरे कमजोर किया। इस प्रकार हमारे गुप्त काल को हम पूरा कर लेते हैं। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बाकी लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को लाभ मिले। और आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।